नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे तो नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चार धाम यात्रा। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की तरफ चार धाम यात्रा पहुंच रही है। तो 19 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस दौरान दर्शन किए हैं। तो 10 मई से 10 जून तक पहुंचे रिकॉर्ड यात्री। तो चार धाम यात्रा को एक महीने पूरा हो चुका है। तो केदारनाथ में 7,66,000 यात्री पहुंचे हैं। बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो 4,88,000 यात्री यहां पर दर्शन करने भी पहुंचे हैं। गंगोत्री में 3,50,000, यमुनोत्री में 3,50,000 श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यानी कि एक नया रिकॉर्ड स्थापित होने जा रहा है। तो 10 मई से 10 जून तक का ये रिकॉर्ड देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे। नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ अब चार धाम यात्रा पहुंच रही है। तो वहीं पर 19 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए हैं। 10 मई से लेकर 10 जून तक की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर यात्राएं की गई है। श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। वहीं पर चार धाम यात्रा को एक महीना भी पूरा हो चुका है। इसी बीच कहा जा रहा है कि जो चार धाम यात्रा है वो अब रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ अग्रसर हो चुकी है। तो चार धाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस बार पहुंचे हैं। हालांकि हर साल यही देखा जाता है कि जो पिछले साल का अक्सर ही रिकॉर्ड टूट जाता है, और इस साल भी वही देखने को मिला है कि चार धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। यानी कि लाखों की संख्या में सिर्फ 10 जून तक अगर बात कर ली जाए तो 10 जून तक काफी ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो वही गंगोत्री के भी दर्शन जो है 3,50,000, तो वहीं यमुनोत्री में भी 3,50,000 के करीब श्रद्धालु पहुंचे। तो वहीं बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो 4,88,000 यहाँ पर यात्री पहुंचे थे। वहीं पर अगर केदारनाथ की बात की जाए तो 7,66,000 यात्री यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और इसी बीच एक महीना भी पूरा हो चुका है। इसी बीच कहा जा रहा है कि एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित होने वाला है। तो हर साल ये रिकॉर्ड टूटता है और इस साल एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। चार धाम यात्रा को लेकर 19 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 10 मई से 10 जून तक रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हैं। यहाँ पर चार धाम यात्रा को एक महीना पूरा हो चुका है। वहीं पर केदारनाथ में 7,66,000 यात्री दर्शन करने के लिए अब तक पहुंच चुके हैं। तो वहीं पर बद्रीनाथ में 4,88,000 यात्री पहुंचे हैं। गंगोत्री में 3,50,000 यात्री, तो यमुनोत्री में 3,50,000 यात्री पहुंचे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, पवन दीक्षित। तो पवन, अक्सर ये देखा गया है कि हर साल की तरह इस बार भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। बिल्कुल बबीता, चार धाम यात्रा की जो शुरुआत है वो 10 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले थे। उसी दिन से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो गई थी और इस यात्रा को अब एक माह कल पूरा हुआ है। कल शाम 7 बजे तक के अगर आंकड़े की अगर बात की जाए तो अभी तक कई जगह 39% से लेकर के 48% तक यात्रियों में जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं यमुनोत्री गंगोत्री की अगर बात करें तो 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। तो सबसे ज्यादा अभी तक जो चारों धामों में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं, जहां पर 7,66,000 श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। वहीं 5,88,000 बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा बनाई गई थी वो व्यवस्थाएं भी अब बेहतर हैं और सुरक्षित यात्रा और सुनिश्चित यात्रा का जो मंत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो निर्देश दिए थे सभी अधिकारियों को, उसको लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या और व्यवस्थाओं को चरमराई हुई जो शुरुआती व्यवस्थाएं थी उनको बेहतर किया गया है और अब और ज्यादा ये श्रद्धालु सभी धामों पहुंचने वाले हैं। तो पवन, क्योंकि व्यवस्थाओं की हम लोग बात कर रहे थे, व्यवस्थाएं पहले जिस तरह से चरमराई हुई थी, हालांकि अब व्यवस्थाएं थोड़ा ठीक कर दी गई है क्योंकि अब पटरी पर गाड़ी आ चुकी है। लेकिन इसी बीच क्योंकि काफी ऐसे श्रद्धालु हैं जो ऑनलाइन, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया था, अब क्या ऑफलाइन भी खुल गए हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह भी? हाँ बिल्कुल, जो व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित हुई थी उस दौरान ऑफलाइन पंजीकरण की जो व्यवस्था थी उसको बाधित किया गया था, बंद किया गया था। और जैसे ही व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं उसके बाद में ऋषिकेश और हरिद्वार में यह ऑफलाइन व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से संचालित कर दी गई और अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से पंजीकरण हो रहे हैं। बिना पंजीकरण के किसी भी श्रद्धालु को
चार धाम की यात्रा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, वहीं श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य के व्यवस्थाओं को देखते हुए भी हेल्थ पोस्ट भी बनाए गए हैं। लगातार हेल्थ सेक्रेटरी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी मॉनिटरिंग कर रहा है। और जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो श्रद्धालु हैं उनको हेल्थ चेकअप, रूटीन जो चेकअप है वो करा करके ही उनको जाने दिया जा रहा है। साथ ही जिन लोगों में कोई पहले से ही कोई बीमारी है, बीमारी से ग्रसित है, उसके संबंधित वो दवाइयां खा रहे हैं, उन दवाइयों का भी जिक्र उस पंजीकरण में करना होगा ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उनकी मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर उनको मेडिसिन मुहैया कराई जा सके। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वो आवासीय व्यवस्था हो, चाहे वो परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य व्यवस्थाएं हो, उन सभी व्यवस्थाओं को बेहतर करने का कार्य किया गया है। हेली सेवा को भी दुरुस्त किया गया है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु जो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनको हेली सेवा से मंदिर परिसर तक ले जाने के लिए दो थार वहां पर लगाई गई हैं केदारनाथ में, ताकि जो हेलीपैड से लेकर के मंदिर तक उनको ले जाया जा सके। तो कुल मिलाकर के जो यात्रा व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की ओर से चाक चौबंद की गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पवन, थार का आपने जिक्र किया है जी, पवन आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पवन, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, क्योंकि थार का आपने जिक्र किया है, क्योंकि थार को लेकर भी काफी विवाद भी इस बार हुआ है। थार को लेकर लगातार जो है वहां के श्रद्धालु हो, चाहे वो वहां के लोग हो, स्थानीय लोग हो, उन्होंने कहा है कि आखिर थार का ही क्यों इस्तेमाल किया गया है, कोई सरकारी अन्य वाहन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। उसी बीच में शिकायतें लोगों की ये भी आ रही थी कि हालांकि स्वास्थ्य तरीके से ठीक नहीं है, उनके लिए ये थार कार की शुरुआत की गई है, लेकिन वीआईपी लोग इसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल बबीता, क्योंकि जिस तरह से जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा या पर्यटन विभाग के द्वारा जो बनाई गई हैं, उनमें ये कहना जो एक तरह से सिर्फ राजनीतिकरण करना होगा कि थार ही क्यों वहां पर मुहैया कराई गई, थार के अतिरिक्त अन्य सरकारी वाहन क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया। जो भी ऐसे श्रद्धालु है जो चलने में असमर्थ हैं उनको हेलीपैड से मंदिर तक ले जाने का। लेकिन ये जरूर है कि थार भी मजबूत वाहन है, पर्वतीय क्षेत्रों में चलने के लिए उसी तरह के वाहन की आवश्यकता होती है, इसीलिए थार की वहां पर थार मुहैया कराई गई है। पर्यटन विभाग ने 2 थार वहां पर खरीद करके केदारनाथ भेजी थी हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद से वहां पर व्यवस्थाएं की जा रहे थे। लेकिन ये जरूर शिकायत वहां पर जो मिली थी, जो वीडियो वायरल हो रहा था, कि कुछ स्वस्थ जो श्रद्धालु थे उन्हें भी उन थार के माध्यम से उनको हेलीपैड से लेकर के केदारनाथ मंदिर तक पहुंचाया गया था, जिसका वीडियो वायरल होने पर मुख्य सचिव ने उसका संज्ञान लिया और जो भी संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया, जिलाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट तलब की थी। और जो भी जिन अधिकारियों के निर्देशानुसार इस तरह की ये जो गलती की गई है, जो स्वस्थ श्रद्धालुओं को भी उस वाहन में ले जाकर के दर्शन कराए गए हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। लेकिन पवन, क्योंकि थार कार की हम लोग बात कर रहे हैं, वो इसलिए भी इस पर विवाद खड़ा हुआ था क्योंकि एक जो कार है वो सुरक्षा के लिहाज से भी बिल्कुल सही नहीं बताई जा रही थी, क्योंकि थार का जो गेट है वो आगे से खुलता है, यानी कि अगर आपको बैठना होगा तो पहले आगे की तरफ से ही आपको पीछे जाना होगा, यानी पीछे कोई ऐसा गेट नहीं है कि आप उतर सके। इसी दौरान अगर कोई घटना होती है ऐसी, हालांकि ऐसे ना हो, लेकिन इस तरह से लोगों के मन में आए कि अगर कोई घटना हो जाती है तो ये सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, तो इस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। बिल्कुल बबीता, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जिन अधिकारियों ने इसको लेकर के परमिशन दिया होगा, क्योंकि परिवहन विभाग की भी रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, ली गई या नहीं ली गई ये जांच का विषय है। और जांच होने पर ये सारी चीजें पता चलेंगी, क्योंकि थार का जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आगे ही एक जो ड्राइवर साइड में और ड्राइवर के बगल वाली साइड से ही 2 गेट होते हैं, उन्हीं से अंदर जो लोग उस पे बैठने के लिए उन्हीं 2 गेट का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे गेट नहीं है जिससे। जी बिल्कुल, क्योंकि उसी को लेकर जो है काफी विवाद भी हुआ था पवन। और इसी बीच सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमने स्वास्थ्य की बात की है, इसी बीच जो व्यवस्थाएं वहां पर दी गई है इसको लेकर भी हमने जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है पवन, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान है, खासकर स्थानीय लोग।
रूट डाइवर्जन क्या इसमें किया गया है या फिर सेम ही रूट्स रखे गए हैं? क्योंकि मैं जब खुद वहां पर पहुंची थी ऋषिकेश में, वहां पर जिस तरह का ट्रैफिक जैम हम लोगों को भी देखने को मिला था, तो उससे ये पता चल रहा था कि व्यवस्थाएं किस तरह की है, क्योंकि सेम ही रूट्स वहां पर दिए गए थे, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। घंटों भर जो है जाम में लगा रहना पड़ रहा था। पवन। बिल्कुल बबीता, जिस तरह से आपने भी बताया कि आप खुद वहां पर गए थे, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा और इसको भी समझना पड़ेगा श्रद्धालुओं को भी और हम आप सबको भी और प्रशासन को भी, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग की पर्वतीय क्षेत्रों में काफी कमी है, क्योंकि सिंगल रूट ही होता है, एक ही रूट से लोग जाते हैं और उधर से ही लोग आते भी हैं। तो ऐसे में वैकल्पिक मार्ग हरिद्वार ऋषिकेश में तो है भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो अन्य जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर जो पहुंचते हैं, तो कहीं न कहीं जो बड़ी संख्या में जब कोई श्रद्धालुओं की संख्या जब पहुंचती है तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता ही है। और पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है पर्वतीय क्षेत्रों में भी, तो पार्किंग की व्यवस्था न सुचारू रूप से होने के कारण भी जाम लगता है और वहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बाधित होती है। कहीं कहीं लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। और पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो अभी ये कहना काफी मुश्किल होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में इतने लंबे रूट होते हैं और वहां पर कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। और व्यवस्थित जो वैकल्पिक मार्ग है उसको बनाने के लिए भी काफी समय भी लगेगा और अभी उसको लेकर के जो सिंगल रूट है उसको ही बेहतर बनाने के लिए ऑल वेदर रोड का निर्माण हुआ है और ऑल वेदर रोड के माध्यम से ही जो जिस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने का काम किया गया है, उससे कहीं न कहीं लोगों को जो श्रद्धालु हैं उनको व्यवस्थित वो हुए हैं। और आज स्थिति है कि पहले से काफी बेहतर व्यवस्थाएं हुई हैं। यही वजह है कि श्रद्धालु भी इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड जो है वो स्थापित होने जा रहा है। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जो है सांसद अजय टम्टा केंद्रीय मंत्रिमंडल में सांसद बनाए गए, मंत्री बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जो है अजय टम्टा मंत्री बने हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है। तो 5 बार कमल खिलाने वाले उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देकर एक बड़ा तोहफा दिया है। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते अनुभवी अजय टम्टा मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें कि 2014 में जब टम्टा पहली बार निचले सदन के लिए चुने गए थे तो उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया था और एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए जो है उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूके के ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं पवन दीक्षित एक बार फिर से। तो पवन, क्योंकि तीसरी बार एक बड़ा तोहफा अजय टम्टा को मिला है, एक बार फिर से राज्य मंत्री बनाए गए हैं मंत्रिमंडल में। बिल्कुल बबीता, अजय टम्टा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार लगातार चुने गए हैं और इन तीनों बार में उन्होंने 14 में जो मत हासिल किए थे उससे अधिक मत उन्होंने 19 में हासिल किए और इस बार भी उन्होंने 2,34,000 से अधिक मत हासिल करके उन्होंने विजय हासिल की है। और इस उनकी जो हमेशा जो परसेंटेज है, वोट का प्रतिशत जो उनका बढ़ा है, जीत का मार्जिन जो उनका बढ़ा है, इसी का उनको इनाम के तौर पर आज फिर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में उनको एक बार फिर से राज्य मंत्री बनाया गया है और ये उत्तराखंड के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है और अजय टम्टा के लिए भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि अजय टम्टा एक पहले ऐसे उत्तराखंड से सांसद हैं जो दूसरी बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा बने हैं। क्योंकि इससे पहले चाहे वो जनरल भुवन चंद्र खंडूरी हो, वो अटल जी की सरकार में एक बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, लेकिन दोबारा उन्हें भी केंद्र में मौका नहीं मिला। और वही कांग्रेस के हरीश रावत को भी एक बार श्रम एवं सेवायोजन मंत्री के रूप में उनको केंद्र में मौका मिला, लेकिन दूसरी बार उन्हें भी ये केंद्र में मंत्री रहने का मौका नहीं मिला।
वही चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे निशंक हो, चाहे वो अजय भट्ट हो, तो इन तमाम जो उत्तराखंड के जो सांसद रहे हैं उनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, किसी को भी दूसरी बार मंत्रिपरिषद में मौका नहीं मिला। अजय टम्टा पहले उत्तराखंड से ऐसे सांसद हैं जिनको केंद्र में दूसरी बार उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल, दूसरी बार राज्य मंत्री बनाया गया है, यानी कि अगर देखा जाए जो बीजेपी आला कमान है, नेतृत्व है, उन्होंने फिर से उन पर भरोसा जताया। लेकिन पवन, यहाँ पर ये सोचने वाली बात भी है क्योंकि इससे पहले जो है अनिल बलूनी का नाम यहाँ से सामने आ रहा था, जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से जीते भी हैं, तो उनका नाम यहाँ पर सामने आ रहा था। खुद राजनाथ सिंह ने इसके संकेत दिए थे कि वो मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल बबीता, क्योंकि अनिल बलूनी एक बड़ा नाम था, बड़ा चेहरा था, बड़ा ऑरा था, क्योंकि वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। और पहली बार वो लोकसभा का चुनाव उन्होंने गढ़वाल लोकसभा सीट से लड़ा और लगभग 1.5 लाख से अधिक मतों से वो जीत भी उन्होंने हासिल की। तो ऐसा माना जा रहा था, करीबी होने के नाते उनको कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में उनको अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले भी वो राज्यसभा सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख भी थे। उनको मीडिया मैनेजमेंट का भी उनको बेहतर उनको ज्ञान था और ऐसे में उनका ऑरा देखते हुए, उनका संपर्क देखते हुए, मोदी और शाह के करीबी होने के नाते उनका नाम तेजी से आगे चल रहा था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम हरिद्वार लोकसभा से वो पहली बार सांसद चुने गए हैं, उनका भी नाम सबसे तेज चल रहा था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा। लेकिन इन दोनों नामों को काटते हुए अजय टम्टा पर मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताते हुए दूसरी बार उनको राज्य मंत्री बनाया है। इसके लिए जो राज्य सरकार है, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उसकी ओर से भी बधाई दी गई। और भारतीय जनता पार्टी का ये भी मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को आगामी जो दशक है उत्तराखंड का दशक कहा था, वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्यों में सम्मिलित करने की बात कह रहे हैं। इससे अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मौका मिलने से उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा। 2025 का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखा है उसको पूरा करने में भी सफलता मिलेगी। तो क्या पवन, एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि इस बार जो है बीजेपी काफी फूक कर कदम भी रख रही है और जातीय समीकरण को साधने का प्रयास भी कर रही है। और अगर अजय टम्टा का इस बार परफॉर्मेंस देखा जाए तो जातीय जो है समीकरण का साथ उन्हें काफी ज्यादा मिला है, क्षेत्रीय साथ भी उन्हें ज्यादा मिला है। क्या इसीलिए उनके नाम को सबसे आगे रखा गया है? हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इस बार की जो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद ही मंत्रिपरिषद में उनको सभी मंत्रियों को जो मंत्री बनाए गए हैं उनको मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। कल उनकी शपथ हुई है। तो उसी में क्योंकि उत्तराखंड की एकमात्र एसटी सीट थी जिसमें अजय टम्टा वहां से तीसरी बार लगातार सांसद बने हैं और हर बार उनका जीत का मार्जिन भी ज्यादा रहा है। इसी वजह से अजय टम्टा जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर वो पूरी तरह से फिट बैठ रहे थे। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम जो है वो आगे किया है और कल उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी कानून, तो अक्टूबर तक धरातल पर कानून लागू कर दिया जाएगा। तो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान भी सामने आया है। आचार संहिता के चलते लागू नहीं हो पाया था यूसीसी, तो जल्द ही नियमावली भी तय होने जा रही है। इसे भी जल्द से जल्द इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। तो कोठारी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है क्योंकि यूसीसी को लेकर कहा जा रहा था कि जल्दी धरातल पर इसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि आचार संहिता की वजह से इसे रोक लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसको धरातल पर लागू कर दिया जाएगा। तो जल्द ही नियमावली भी तय होने जा रही है जिससे जल्द से जल्द इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इस बीच नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल
विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। इसके साथ ही देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने में सहायक भी सिद्ध होगा। भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया अध्याय लिखने को तैयार है। ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। देश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने पर देश के अलग अलग कोनों से कार्यकर्ता पदाधिकारियों के जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के महुआ खेड़ागंज क्षेत्र से स्थानीय लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। महुआ खेड़ागंज वासियों ने बीजेपी की नेता प्रियंका अग्रवाल और राजेश कुमार को बुलाकर लड्डुओं से मुंह मीठा कराया। इतना ही नहीं, क्षेत्रवासियों ने मुख्य चौराहे पर जमकर आतिशबाजी भी की है और ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया है। चाहूँगी, जब इलेक्शन का टाइम था उस समय कटाई का टाइम चल रहा था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छे से वोटिंग का हुआ है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी को चुन लिया है जनता ने, अब आगे उनका भविष्य भी और हमारा भी भविष्य उज्जवल है। महुआ खेड़ागंज बहुत ही अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है। आपके सामने यहाँ पर अपार वोटों में वृद्धि हुई है और नरेंद्र मोदी जी का विजनरी नेतृत्व। अब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ इस समय ले रहे हैं। इस खुशी में भारतीय जनता पार्टी महुआ खेड़ागंज मंडल के कार्यकर्ताओं ने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ जो है उत्साह मनाया है। और निश्चित रूप से संविधान उन लोगों के लिए खतरे में है जो देश की उन सारी व्यवस्थाओं से लड़ते हैं जो आज तक उन्होंने लूट खसोट करी। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का काम, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो जब भारी पड़ने लगा है तो उनको संविधान। प्रदेश की 2 विधानसभाओं के उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 10 जुलाई को प्रदेश की 2 विधानसभाओं मंगलौर और बद्रीनाथ के लिए मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा के बसपा विधायक शरबत कलीम अंसारी के निधन के बाद सीट खाली हो गई थी, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र भंडारी ने अपने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ले ली थी। ऐसे में दोनों विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 को काउंटिंग की जाएगी। बीजेपी का कहना है कि दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारियां भी तेज कर दी है। हर चुनौती को पार करने के लिए तत्पर रहती है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमेशा तत्पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में इन दोनों चुनौतियों को पार करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। वहीं केदारनाथ में रविवार देर शाम हल्की बारिश हुई, जबकि ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे केदारपुरी में ठंड बढ़ने लगी है। सुबह से ही धाम में मौसम सुहावना हो गया है। दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप के बीच धाम में यात्रा का उल्लास चरम पर पहुंच गया है। दोपहर बाद धाम में हल्के बादल छाने लगे थे। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी रविवार शाम करीब 1.5 घंटा बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। हिमालय की पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया हुआ है। शाम 6 बजे के बाद केदारनाथ में हल्की बारिश शुरू हुई, जो आधे घंटे तक होती रही, जबकि चौराबाड़ी दुग्ध गंगा की ऊपरी पहाड़ियों पर जमकर हिमपात भी हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।